बच्चों हमारा जो अध्याय 4 है वो पूरा हो चुका है, उसका हमने पूरा अध्ययन कर लिया है, लेकिन इसके प्रश्नोत्तर करने बाकी हैं। तो ये जो हमारा भाग 4 है, ये भाग 4 इस जो अध्याय है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, इससे संबंधित है। और इस पूरे अध्याय में जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने जाना है, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये अध्याय आपको जब पूरी तरीके से समझ में आ जाए तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है, बल्कि समझ के हमें इसको उत्तर देना है। ठीक है, तो आपने अगर ये अभी तक नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है इस पूरे अध्याय को, तो आप इसके जो पहले के भाग हैं उनको देख सकते हैं और फिर इन प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको कॉपी पेन लेके तैयार हो जाना है। एक एक प्रश्न को लिख के और फिर उनका अभ्यास करते हुए, समझते हुए हमें इनका उत्तर देना है। पहला जो प्रश्न है बच्चों वो है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा। हमने देखो बच्चों अध्ययन किया था, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप प्रश्नों के उत्तर तभी कर पाएंगे जब आपने पूरा जो अध्याय है उसको समझा होगा, क्योंकि अध्याय में ही माया की कहानी लिखी हुई थी। आपकी बहन या आपकी सहेली माया की बात नहीं है, बल्कि ये माया की कहानी कहाँ की है, दक्षिणी अफ्रीका की, जो अगर आपने पढ़ी होगी तभी आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि माया का जो जीवन है वर्तमान में कैसा होगा। क्योंकि पहले रंग भेद हुआ था, अब नहीं है। तो अब क्या है माया का जीवन। दक्षिणी अफ्रीका आज एक आज़ाद देश है। 1994 में दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी, तो आज़ाद देश है। अब वहाँ रंग भेद की नीति को खत्म हो गई है, यानी कि खत्म हो चुकी है। अब रंगों के आधार पर वहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए माया आज वहाँ बराबरी का सामाजिक जीवन जी रही होगी। अब उसे दूसरे दर्जे की नागरिकता वाला अपमान नहीं सहना पड़ता होगा, यानी कि अब माया के साथ में रंग भेद नहीं किया जाता होगा। ये माया के वर्तमान जीवन की बात है। दूसरा प्रश्न है, किन भिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, यानी हमें सरकार की हिस्सेदारी कैसे होती है लोगों की, उनके तरीके बताने हैं। तो कौन कौन से भिन्न तरीके हैं उसके लिए हम देख लेते हैं बच्चों। लोग सरकार की प्रतिक्रियाओं में विभिन्न तरीकों से भाग लेते हैं, और वो कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले चुनाव में वोट डालकर, मतदान करके सरकार को चुनते हैं। सरकार का विरोध करने के क्रम में धरना देते हैं, जुलूस देते हैं, निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, इससे सरकार की प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि सरकार में भागीदारी निभाते हैं। टेलीविज़न पर वाद विवाद में हिस्सा लेकर लोग सरकार की प्रतिक्रिया करते हैं। सोशल मीडिया पर अपना विवाद व्यक्त करके, सोशल मीडिया भी आजकल बहुत चल रहा है बच्चों, फेसबुक पर, ट्विटर पर ऐसे कई कमेंट किए जाते हैं, जो सरकार की जो बातें होती हैं उनकी आलोचना की जाती है। उनके पक्ष में विपक्ष में बहुत सारे सोशल मीडिया पर कमेंट किए जाते हैं, उससे भी लोगों की सरकार की प्रतिक्रियाओं में हिस्सेदारी बढ़ जाती है। संपादक के पत्र लिखकर, संपादक कौन होता है, जो अखबार छाप रहा है उसको हम संपादक कहते हैं। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो संपादक को ही सीधे पत्र लिख देते हैं कि भाई आप अपने अखबार में ये घटनाक्रम छापिए। तो ऐसे में भी सरकार की प्रतिक्रियाओं में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है, यानी कि जितने भी हमारे समाज में विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, उनको सुलझाने में सरकार की भूमिका क्या होती है और क्यों होती है। उसके बारे में आप अपने अनुभव से भी ये उत्तर दे सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। आप अपने अनुभव से देते हैं, अपनी बात को लिखते हैं बच्चों, तो वो उत्तर ज़्यादा अच्छा होगा, बल्कि रटे रटाए उत्तर की बजाय। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। विभिन्न क्षेत्रों, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग जब कभी आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते तो विवाद उत्पन्न होता है। इन विवादों को खत्म करने के लिए लोग हिंसात्मक तरीके अपनाने लगते हैं। इससे हिंसा भड़कने का खतरा बना रहता है। इसकी चपेट में अन्य लोग भी, असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है अन्य लोगों में भी। ठीक है, इस स्थिति में सरकार, खासकर पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि वह आपस में न तो टकराव की स्थिति को पैदा होने दे और न ही हिंसा भड़के। इसके लिए पुलिस प्रशासन का विशेष भूमिका होती है। वह
सभी पक्षों को एक साथ बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं जिनका निपटारा सरकार अच्छी तरीके से करती है। इसमें पुलिस प्रशासन भी आता है, साथ में कुछ नेता लोग भी होते हैं जो आपस में समझाते हैं और विवादों का सुलझारा करते हैं। इसमें न्यायालय भी बच्चों अपनी भूमिका निभाता है, जैसे जल विवाद जैसी समस्या है जिसको न्यायालय निपटाता है। तो ये कुछ विवादों को सुलझाने के तरीके हैं जो हमारी सरकार करती है। चौथा प्रश्न है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? समानता को स्थापित करने के लिए सरकार कौन कौन से कार्य करती है, कौन कौन से कदम उठाती है, उनके बारे में हमें यहाँ पे उत्तर देना है। पहला, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार निम्न कदम उठाती है। पहला, संविधान में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, यानी कि हमारा संविधान मुख्य है जो समानता और न्याय स्थापित करने के लिए कानून और नियम बनाए हुए हैं। यानी कि संविधान की जो पुस्तिका है वही हमें समानता का दर्जा देती है, हमें मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया है। जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक रूप से सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है। ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत हमें ये अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा, समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उन सभी का सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दूसरा, सरकार के द्वारा आरक्षण की नीति अपनाकर जो पिछड़े लोग हैं उनको समानता और न्याय प्रदान की जाती है। छुआछूत की प्रथा अब कानूनी की रोक लगा दी है, यानी कुछ कानून बनाकर असमानता को खत्म किया जाता है। समानता स्थापित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं और जो लोग असमानता करते हैं उनको उस कानून के तहत अपराधी माना जाता है और उन्हें दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है। फिर लड़कों और लड़कियों में असमानता खत्म करने के लिए सरकार ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म करने और कम करने की कोशिश की है। ये लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार कई तरीके के प्रावधान करती है, जिसमें वो शिक्षा के अंतर्गत कोई अलग कार्यक्रम चलाती है, स्वास्थ्य के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इस तरीके से भी जो लोग असमान हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उनकी समानता स्थापित की जाती है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, एक निश्चित अंतराल पर चुनाव होने का क्या फायदे हैं? यानी कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ऐसा क्यों जरूरी है? अगर हर 5 साल में चुनाव नहीं हो तो क्या होगा? तो इसके फायदे लिखने हैं हमें, निश्चित समय में सरकार जो बनती है उसके। तो इसके लिए बच्चों क्या क्या फायदे हैं भाई? पहला फायदा, चूंकि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि चुनाव नहीं हारना चाहता, इस डर से वह जनता के हित में काम करता है। उसको पता है कि इस बार कोई भी प्रतिनिधि चुन लिया गया, उसको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अगली बार मैं हार जाऊंगा। इसी डर से वो अच्छे कार्य करता है ताकि जनता उसको दोबारा चुन ले। तो पहला तो ये हो गया फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा? अगर पिछली सरकार उतना उत्तरदायित्व अच्छे से निभाती है तो जनता उसे फिर से चुन लेती है। सरकार अगर अच्छा कार्य करती है तो जनता क्या करती है? उसी सरकार को दोबारा चुन लेती है। तो सरकार बार बार में सत्ता में आने के लिए लोग भी अच्छा कार्य करते हैं तो हमें फायदा होता है। अगर पिछली सरकार उतना उत्तरदायित्व अच्छे से निभाती है ये तो जनता दूसरी पार्टी की सरकार चुनती है। अगर उत्तरदायित्व ढंग से नहीं निभाती, यानी अच्छा कार्य नहीं करती, तो अगली बार सरकार वहाँ से क्या हो जाती है? हार जाती है और नई सरकार आ जाती है। तो ये भी हमारे लिए फायदे का कार्य है। नियमित चुनाव होते रहने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, यानी कि अगर हर 5 साल में निश्चित समय में चुनाव होते रहते हैं तो सरकार लोगों से डरी हुई रहती है और लोगों का दबाव सरकार पर बना रहता है। इसलिए सरकार अच्छे कार्य करती रहती है, लोगों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो ये हमें फायदे हो गए। छठा प्रश्न देखते हैं, नदियों का पानी कभी कभी विवाद का कारण कैसे बन जाता है? बच्चों ये आप तभी कर पाएंगे, हमने पूरा इसका बहुत अच्छे से चर्चा की है। इस पूरी घटनाक्रम को हमने समझा है कि जो नदी का पानी, जो कावेरी नदी का पानी है, वो किस तरीके से हमारे 2 राज्यों में विवाद का कारण बना हुआ है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ये हमने अध्याय में पढ़ा है बच्चों, इसलिए आप इसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं समझकर। यहाँ पर जो उत्तर लिखा हुआ है वो सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए है, यानी कि आपको सिर्फ समझाने के लिए। इसको आप अपनी भाषा में लिखिए तो बहुत अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। चलो देख लेते हैं। कभी कभी नदियाँ भी विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां कई राज्यों से गुजरती हैं, जिससे पानी के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे कावेरी नदी जो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में समाप्त हो जाती है।
दोनों राज्यों के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर पानी चाहिए, लेकिन कभी कभी कर्नाटक सरकार अपने बांध में तमिलनाडु के लिए पानी नहीं छोड़ती है। कर्नाटक में कृष्णाराज सागर बांध बना हुआ है, तो कर्नाटक की सरकार अपने बांध में ही सारा पानी भर लेती है, और तमिलनाडु में जो मेटूर बांध बना हुआ है उस बांध में पानी नहीं जाता है, और जब पानी नहीं जाता है तो वहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिससे विवाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये बच्चों विवाद लिखा हुआ है यहाँ पे। विवाद की समस्या उत्पन्न होती है जिसका निपटारा केंद्र सरकार करती है। जब भी ऐसे विवाद होते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा और न्यायालयों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे विवादों का सुलझाना किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारे महत्वपूर्ण कुछ निबंधात्मक प्रश्न थे। निबंधात्मक प्रश्नों का हमने लिखकर बहुत अच्छे तरीके से उत्तर देना होता है बच्चों, और ये हम तभी कर पाते हैं जब हमें लिखने का अभ्यास हो। तो इन प्रश्नों को आप समझने के साथ साथ में लिखने का भी बराबर प्रयास करते रहिए। जब आप लिखेंगे तो आपकी जो त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि आज से जो हम 6ठी क्लास में आते हैं उससे पहले हमने इतने लंबे लंबे उत्तर नहीं लिखे होते हैं, तो यहाँ पर जब निबंधात्मक प्रश्न आते हैं तो हमें थोड़ी सी समस्या होती है। तो इसके लिए आप लगातार लिखते हुए इन उत्तरों का लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस उत्तर को नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, फिर आसानी से इसको अपनी पुस्तिका में उतार सकते हैं। ये जितने भी उत्तर दिए गए हैं ये सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए है, बाकी इनको समझ के आपको अपने अनुभव के आधार पर अपने भाषा में इन उत्तरों को लिखना है। ठीक है, आगे हम अगले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।